पहली तस्वीर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आज बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तस्वीर लखनऊ में हो रही संघ की बड़ी बैठक की है। संघ की बैठक में यूपी बीजेपी और दूसरे संगठनों से जुड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसके अलावा बात करेंगे प्रियंका गांधी के यूपी दौरे के तीसरे दिन की। आज संगठन के पदाधिकारियों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बैठक है। तो वहीं बहराइच में सियासी संग्राम पर भी नजर है। यहां सपा का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। पिछले महीने 1.5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई थी। तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ की हत्या के मामले में भी सपा नेता पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें, इसके अलावा भी कई अहम खबरें हैं जिस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। छेड़खानी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई हुई है। पंचायत में पंचों ने आरोपी को जमकर पीटा। पिटाई के बाद युवक का मुंडन कर दिया गया और अब गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना किरतपुर के हुडपुर नैन सिंह का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बिजनौर से है। आप देखिए तस्वीरें, किस तरीके से छेड़खानी के आरोपी की पिटाई हुई बेरहमी के साथ। बजाय इसके कि उसको पुलिस को दे दिया जाता, पंचायत में पंचों ने आरोपी को पहले जमकर पीटा और उसके बाद उसका मुंडन कर दिया गया और पिटाई से उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। थाना किरतपुर के भुडपुर नैन सिंह का ये पूरा मामला है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युवक पर छेड़खानी का आरोप था और इसके बाद पंचायत ने अपने हाथ में पूरा मामला ले लिया। युवक की पिटाई की गई, उसका सिर मुड़वाया गया और अब उसकी हालत गंभीर हो गई है तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर हालत हो गई है उसके, अस्पताल भर्ती किया गया है। थाना किरतपुर के भुडपुर नैन सिंह का मामला है और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सवाल ये है पुलिस क्या कर रही है। तो बिजनौर से तस्वीरें आई हैं जहां पर छेड़खानी के आरोप के बाद युवक के साथ जमकर पिटाई हुई, उसका सिर मुड़वा दिया गया। सरफराज हमारे साथ जुड़ गए। सरफराज, ये जो पूरा तमाशा चलता रहा, इस पूरे मामले पर अब पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? देखिए, अगर बात करें, ये एक पंचायत हुई थी, इसमें एक लड़की को, पड़ोसी ने लड़की को छेड़ दिया था। इसको लेकर के अवधेश जो है, जो पंच हैं, उन्होंने जमकर जो है इस युवक की जमकर पिटाई की और पिटाई करने के बाद जो है इसके बाल काटे और पूरे गांव में इसे शर्मसार किया। और साथ ही जो उनकी पत्नी थी, जो पीड़ित है, जिसकी पत्नी है, जिसने छेड़खानी की थी, उसकी पत्नी का मुंह काला किया, उसके पिता का मुंह काला किया गया और उसकी मां का मुंह काला किया और सारे गांव में उसे घुमाया गया। फिलहाल पुलिस काल अधिकारियों ने तीन टीम गठित कर दी है और पुलिस काल अधिकारी जो पंच हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जो है बात बयां कर रहे हैं। जी अवधेश। बिल्कुल, लेकिन सरफराज, गांव में प्रधान भी होते हैं, अब स्थानीय लेवल पर सचिव होता है, उस तक भी जानकारी पहुंच जाती। क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? और ये जो पंच हैं, ये खाप वाले पंच हैं या चुने हुए पंच हैं? देखिए, ये चुने हुए पंच हैं और गांव के पंच हैं। इन्होंने जो है पंचायत सजाई और पंचायत में जो है इसे पहले पिटाई की सजा की। इन्होंने जो है फरमान जारी किया कि इसको पीटा जाए, लाठी डंडों से पीटा गया, जूते चप्पलों से इसको जो है अधमरा किया गया, पूरी तरह से हमारा पीटा गया। उसके बाद भी है इन्होंने जो है इस पर भी जो है इनका दिल नहीं पसीजा। उसके बाद इनको जो है, जो युवक है, जो पीड़ित, जो छेड़खानी कर रहा था, उसके बाल काट दिए। उसके बाल काटने के बाद उसे गाँव में घुमाया गया। उसके परिवार वालों को जो है मुँह काला किया गया, जबकि वो बेकसूर थे। उसकी पत्नी बिल्कुल बेकसूर थी। उसकी पत्नी का मुंह काला किया, उसके पिताजी का मुंह काला किया, उसकी माताजी का मुंह काला किया और गांव में बेहद शर्मसार किया। तो इस मामले में सरफराज क्या नामजद कार्रवाई, कुछ रिपोर्ट दर्ज की गई है या फिर अभी केवल इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए अध्यक्ष, एसपी से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो फुटेज है, जो वीडियो वायरल हो रही है, उनमें उन पंचों की तलाश की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। उसके खिलाफ जो है, जो पंच है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें संगीन धाराओं में जेल भेजा जाएगा। उनका कहना यह है। अवधेश, शुक्रिया सरफराज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात सहारनपुर की करते हैं, जहां पर शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाले हिंडन नदी में पानी आने से स्कॉर्पियो कार पानी के तेज बहाव में बह गई। स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति सवार थे। हिंडन नदी में पानी आने से 80 गांव का संपर्क
टूट गया है जिला मुख्यालय से। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इस तरीके से जान बचाई। देखिए, बीच मझधार में लोग फंस गए क्योंकि धारा तेज थी और स्कॉर्पियो इसमें बहने लगी। स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की मदद से इन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और स्कॉर्पियो बीच नदी में ही फंस गई। तो इन्हें ये गलतफहमी रही होगी कि इनकी बड़ी गाड़ी है, एसयूवी है, तो ये धारा के बीच से भी निकल जाएंगे, लेकिन धारा के बीच गाड़ी फंस गई। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा और ये उसमें फंस गए। पुलिस की मदद से इन्हें बचाया गया। स्कॉर्पियो अभी भी नदी में फंसी हुई है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर आप इस हालात में किसी छोटी नदी को जबरन पार करने की कोशिश करते हैं, किसी छोटे पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी इस तरीके की मुसीबत में फंस सकते हैं। सहारनपुर की तस्वीर है और ये लोग स्कॉर्पियो से इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी बह रहा था और उसी में स्कॉर्पियो बहने लगी। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस के लोग भी पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन सभी लोगों को बचा लिया गया। गनीमत की बात रही कि सभी की जान बच गई, लेकिन स्कॉर्पियो अभी भी पानी में फंसी हुई। देखिए किस तरीके से रस्से बांधे गए और रस्से के सहारे इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है और हिंडन नदी की तस्वीर है जहां पर स्कॉर्पियो फंसी और उसमें ये 5 लोग सवार थे, ये भी उसमें फंस गए। तो सहारनपुर की शिवालिक की पहाड़ियों में जो तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है उससे नदियां उफान पर आ गई हैं और अब ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर हिंडन नदी में ये स्कॉर्पियो फंस गई। और बड़ी खबर लखनऊ से है। कल्याण सिंह से मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ पीजीआई में इलाज चल रहा है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिलकर उनका हालचाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानेंगे। तो आपको बता दें कि कल्याण सिंह की सेहत कई दिनों से खराब है। उनसे मिलने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए थे। अमित शाह ने भी फोन पर हालचाल जाना था। मुख्यमंत्री 2 बार पहले भी जा चुके हैं और एक बार फिर से वो कल्याण सिंह से मिलने के लिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह। लखनऊ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम का हालचाल जानने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजीआई पहुंचेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। तो कल्याण सिंह की सेहत को लेकर केंद्रीय आला कमान से लेकर राज्य तक जो तमाम नेता हैं वो उनसे लगातार मिल रहे हैं, उनकी सेहत की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि शुरुआत में तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन बाद में स्थिरता आई थी और आज एक बार फिर से सीएम मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान सीएम योगी के साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने लोगों की समस्या सुनी और साथ ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। दूसरी तस्वीर, एक बार फिर से सीएम योगी ने टीम 9 के साथ अहम बैठक की और बैठक में वीकेंड कर्फ्यू पर समीक्षा की गई। आपको बता दें कि यूपी के कई जिले जो हैं वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इन सब जिलों में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर समीक्षा की गई। तो ये टीम 9 की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी बातें क्या हैं, 7 जिले जो हैं इसमें कोरोना के मरीज नहीं हैं, ये एक अच्छी खबर आई है। 47 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला है और 28 जिलों ने इकाई के आंकड़ों में मरीज मिले, यानी कि 10 से कम संख्या है। 1 से लेकर 9 तक ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के मुताबिक काम चल रहा है। 3% पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों में यूपी है और 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है और 47 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला है। 28 जिलों में आंकड़े जो हैं वो इकाई में है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक मरीजों की संख्या है। तो आंकड़ा जरूर घटा है, लेकिन तीसरी लहर की आशंकाएं भी अब बढ़ रही हैं क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे वृद्धि शुरू हो गई है। पर जो दूसरी लहर है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में काबू है। तो मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ बैठक की और
कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। सबसे पहले उन्होंने जनता दरबार लगाया, जनता से मिले, जो फरियादी पहुंचे थे उनसे उन्होंने बातचीत की और जनता दरबार के बाद फिर टीम 9 की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की, लेकिन प्रमुख रूप से कोरोना को लेकर बातचीत हुई। तो ब्लॉक प्रमुखों के शांतिपूर्ण निर्वाचन के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल में शपथ ग्रहण प्रबंध हो, ये उन्होंने निर्देश दिया है। ग्राम विकास, पंचायती राज, गृह विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करें। राज्य सरकार सभी नागरिकों की आस्था का पूरा सम्मान करती है, उन्होंने ये भी कहा। और कांवड़ यात्रा के संबंध में अधिकारियों से बातचीत के बाद स्थगित करने का फैसला लिया गया। ब्लॉक प्रमुखों के जो निर्वाचन हुए हैं उसमें शपथ ग्रहण शांतिपूर्ण ढंग से हो, इस बात का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। लखनऊ में आज आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में संघ और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं। कुछ देर बाद आरएसएस की बैठक का दूसरा सत्र होगा। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बैठक में मौजूद हैं। सर कार्यवाह अरुण कुमार भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी दूसरे सत्र में मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। कुछ देर बाद बैठक का दूसरा सत्र है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। लखनऊ में आज आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में संघ और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सर कार्यवाह अरुण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है आरएसएस की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। और जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बन रही है, संघ की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कुछ जरूर ऐसी चीजें हुई जो नकारात्मक गई सरकार के, तो उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, इन तमाम मुद्दों पर आरएसएस भी बैठ रहा है, बीजेपी के बड़े नेता भी बैठ रहे हैं। और आज दूसरा दिन है बैठक का, दूसरा सत्र है, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में पहुंचेंगे। और हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, जिस तरीके से बैठक चल रही है, इसमें एजेंडा क्या है और किस एजेंडे पर बातचीत चल रही है, कुछ बातें निकलकर सामने आ रही क्या? देखिए, बिल्कुल ये आरएसएस की जो हम कहें बैठक का, समन्वय बैठक का दूसरा दिन है। कल भी बैठक हुई थी और आज जो दूसरा दिन है उसमें तमाम, देखिए यूपी को 6 प्रांत में संघ ने बांटा हुआ है। पश्चिम प्रांत है, ब्रज प्रांत है, अवध प्रांत है, कानपुर प्रांत है, इसके अलावा हम कहते हैं गोरक्ष प्रांत है, काशी प्रांत है। तो वो सभी जो 6 प्रांत हैं उसके जो प्रांत प्रचारक हैं, सह प्रांत प्रचारक हैं, प्रांत सह कार्यवाह हैं, तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, वो इस बैठक में लगातार शामिल हो रहे हैं। और आज की जो बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहला सेशन 10 बजे से शुरू होना था और उसमें दत्तात्रेय होसबोले संबोधित कर रहे थे, फिर उसके बाद अरुण जी जो हैं उन्होंने भी संबोधित किया है। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीएल संतोष, वो भी बैठक में मौजूद हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हैं बैठक में। तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है, अब 2022 में इलेक्शन होने उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाया जाए, किस तरीके से उसे बताया जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना के दौरान जो काम हुए हैं, कैसे, चाहे वो संघ के द्वारा किए गए हों, चाहे वो पार्टी के जो अनुसांगिक इकाइयाँ उनके जरिए किए गए, चाहे सरकार ने किया, इन सारी चीज़ों को कैसे लोगों के बीच ले जाया जाए, कैसे लोगों को ये बताया जाए कि ये काम हुए हैं, कैसे योजनाओं के बारे में बताई जाए, ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही साथ एक और जो जानकारी हमें मिली है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी चर्चा होगी कि किस तरीके से पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, आगामी क्या कार्यक्रम रहेंगे। आगामी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव है आगे, और ऐसे में संघ के जो भी कार्यक्रम होंगे, चाहे वो हम कहें कि एक दीक्षा का कार्यक्रम है, उसके बाद और कई कार्यक्रम हैं, तो वो चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इन सब पर तो अभी चर्चा हो रही है। अनुसांगिक संगठन जो है उनके साथ भी बैठक हो रही है, और 2 बजे से जो एक बैठक होगी जिसको हम कह सकते हैं कि वो संगठन और सरकार की एक समन्वय बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे, इसके अलावा संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस
तरीके से चुनाव में जाएंगे, किस तरीके से कार्यक्रमों के बारे में सबको बताएंगे और क्या फीडबैक है, चाहे वो मंत्रियों का हो चाहे वो विधायकों का हो, इस पर भी चर्चा इस बैठक में संभव है, क्योंकि आगे इसी के आधार पर पार्टी को टिकट देना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसीलिए जो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है, जो संगठन ने यहाँ प्रदेश संगठन ने तैयार किया है, खासतौर से विधायकों का, और कुछ समय पहले जब BL संतोष आए उन्होंने जो फीडबैक लिया, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और हो सकता है कि बैठक के बाद कुछ नए निर्देश भी संघ की तरफ से दिए जाएं कार्यक्रमों को लेकर। आगामी बिल्कुल, यानी कि अनुभव ये कह सकते हैं कि 2022 की जो चुनावी जंग है उसमें भाजपा तो रहेगी, अनुषंगिक संगठन भी रहेंगे, लेकिन संघ ने भी खुलकर और पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है कि किस तरीके से सत्ता में वापसी कराई जाए। कोई लाग लपेट नहीं है कि नहीं हम सामाजिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। देखिए, बिल्कुल जब ये बैठक हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी, सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी और उसे जनता के बीच ले जाने के लिए बात होगी, तो क्यों ले जाया जाए? इसीलिए ले जाया जाए कि आगामी दिनों में 6-7 महीने बाद जब चुनाव हो तो कम से कम जनता को ये पता रहे, लोगों को ये पता रहे कि जो वादे किए थे उनमें से ये वादे पूरे कर दिए। और देखिए, संघ हमेशा से ही माना जाता है कि जिस तरीके की उसकी पकड़ है घर घर तक, लोगों तक, वैसी पकड़ किसी की नहीं है। और इसीलिए माना जाता है कि संघ की तरफ से अगर कहा जाए कि वो उनके लोग जाएंगे, संघ के लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे योजनाओं के बारे में, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। और आज की बैठक में इन सारी चीज़ों पर रणनीति भी तय होगी। बिल्कुल। अनुभव, क्या ये केवल बड़े नेताओं की बैठक है? फिर चाहे हम BL संतोष की बात करें, राधा मोहन सिंह, दत्तात्रेय होसबोले, CM और दोनों डिप्टी सीएम, उनके अलावा भी कुछ नेता है या फिर केवल ये जो शीर्ष नेतृत्व है वही उन्हीं की बैठक है? देखिए, यही अगर हम कहें सरकार और पार्टी की तरफ से तो यही लोग हैं। बाकी जो अनुषंगिक संगठन है उसके भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा 6 प्रांतों में बांटा है तो उसके जितने प्रांत प्रचारक हैं, सह प्रांत प्रचारक हैं, प्रांत सह कारवाएं, सह प्रांत कारवाएं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि वो अपनी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि संघ के आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, किस तरीके से दीक्षा का कार्यक्रम होना है, किस तरीके से और कार्यक्रम होने, क्योंकि संघ ने अपनी एक पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है आगे के आगामी दिनों के लिए, आगामी महीनों के लिए। पहले तो उनके साथ चर्चा होगी, फिर अनुषंगिक संगठनों की क्या भूमिका रहेगी, संघ की जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उनको लंबी चौड़ी पूरी रूपरेखा बन रही है और मकसद यही है कि 2022 में सत्ता में वापसी बीजेपी करे और अच्छे बहुमत के साथ करे। शुक्रिया अनुभव, नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स आप चलेंगे। थोड़ी देर में बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि सियासत की कौन सी रणनीति सामने आती है, क्योंकि सभी पार्टियां सक्रिय हैं, तो बसपा भी सक्रिय हो गई है 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई है कि ब्राह्मण सम्मेलन करवाए जाएंगे, ब्राह्मण वोटर्स को साधा जाएगा। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद 1 बजे बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत की कौन सी चीज निकलकर सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। प्रियंका गांधी वाड्रा का तीसरा और आखिरी दिन का दौरा है और लगातार कोशिशें जारी हैं कि संगठन को रिचार्ज किया जाए। और देखिए, कार्यालय में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और इस वक्त ये प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला आपको नजर आ रहा है। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन के लखनऊ दौरे पर है प्रियंका गांधी वाड्रा और तीसरा और आखिरी दिन है। इसके अलावा आज जिस तरीके से ये कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, देखिए सभी कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज़ कही कि कहीं ना कहीं पार्टी में पहले थोड़ी सुस्ती थी और अब पार्टी में एक जान आई है। यानी इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़ी हुई थी, पर पिछले कुछ दिनों से पार्टी में जान आई है। और अब अगस्त से प्रियंका गांधी वाड्रा यही ये जो शीला कौल की जो कोठी है, जो आवास है, यहीं पर वो रहेंगी और यहीं पर वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगी, मीटिंग करेंगी और 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति भी यहीं पर तैयार होगी। लेकिन 3 दिनों के उनके इस दौरे से ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरने का काम किया है, उन्हें एक टास्क दिया है और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, जीत का क्या मंत्र होगा, ये भी उन्होंने
कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो लखनऊ में चहलकदमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी अलग सियासत चल रही है। बसपा प्रमुख थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी 3 दिन के दौरे पर लखनऊ आई। आज आखिरी दिन है, लेकिन प्रयास यही है कि इस संगठन को मजबूत किया जाए और 2022 के चुनाव में कम से कम उस स्थिति तक कांग्रेस के पहुंचाया जाए जहां से अस्तित्व ढूंढती हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ना दिखे। तो कल भी उन्होंने जीत का मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बताया कि आप थके नहीं, हारे नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है और सभी मिलकर काम करेंगे, तभी जीत का रास्ता तय होगा। और एक और अपडेट है, अगस्त से यूपी में डेरा डालेंगी प्रियंका गांधी। तो अगस्त से पूरी तरीके से चुनावी कैंप बनेगा लखनऊ। और प्रियंका गांधी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि मेहनत से काम करने के अगले 5 महीने ही हैं और इसमें सत्ता और सियासत की तस्वीर बदली जा सकती है उत्तर प्रदेश में। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में ही सक्रिय होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और अगस्त से लखनऊ में ही रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। और कल ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दे दिया था कि अगले 5 महीने मेहनत से काम करने वाले हैं।